हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में जनवरी मंथ के 4th वीक के करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर वो वीडियोस मिल जाएंगे या फिर मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ऑप्शंस हैं एप्पल, अमेजन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। सेकंड स्थान पर आया है अमेजन, थर्ड स्थान पर आया है गूगल और फोर्थ स्थान पर आया है माइक्रोसॉफ्ट। यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस के द्वारा निकाली जाती है। अब यहाँ पर इनके सीईओज देख लेते हैं। तो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि अमेजन के सीईओ 2021 में बने हैं और इनका नाम है एंडे जैसे, ठीक है। एंडे जैसे इसके सीईओ हैं। इसके बाद गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। और सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को 2022 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो आप ये बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ने वाली विश्व की कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा टिकटॉक। नंबर 1 तो आया है एप्पल, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो कंपनी है वो बनी है टिकटॉक। और इसके टॉप 100 में भारत की एक कंपनी आई है जिसका नाम है टाटा कंपनी, और ये दक्षिण एशिया की एकमात्र कंपनी है जिसको ग्लोबल 500 रिपोर्ट में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2022 में T+2 अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड टाइगर की संख्या दुगनी करने वाले टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है और 2022 में इसने टाइगर्स की संख्या दुगनी की है, जिसके लिए इसे T+2 अवार्ड दिया गया है। 2021 में T+2 अवार्ड दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है और इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसको भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रिसेंटली बनाया गया है। ये दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या इजराइल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम को हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की स्थापना 2010 से हुई थी और 2022 में इसका 12वां संस्करण किया जाएगा। इसमें फोकस लैंग्वेज रहेगी पंजाब, आपको ये याद रखना है, और अतिथि राष्ट्र रहेगा यूनाइटेड किंगडम। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस हैं शिवांगी सिंह, भावना कांत, हरप्रीत चंडी या काम्या कार्तिकेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला पायलट बनी हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाया है। शिवांगी सिंह का जन्म बिहार में हुआ, यानी कि ये बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी भावना कांत, ये भी आपको याद रखना है। राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट कंपनी। आप ये भी याद रखेंगे कि राफेल फ्रांस से खरीदे गए हैं भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? यहाँ पर बाय मिस्टेक 022 हो गया, यहाँ पर आप 2022 करेंगे क्योंकि ये 2022 में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, इसलिए इसका नाम है चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास। ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या ओमान की खाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीरू नौसैनिक अभ्यास 2022 में ओमान की खाड़ी में किया जाएगा और इसमें चाइना, ईरान और रसिया पार्ट लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका तीनों देशों को मिलाकर नाम रखा गया है चीरू। CH फॉर चाइना, I फॉर ईरान एंड RU फॉर रसिया, ये तीनों इसमें पार्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं संसद, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय या राष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी रखने के लिए बनाई गई है और इसको ओम बिरला के दिमाग की उपज कहा जा रहा है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि एट प्रेजेंट लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और ये जो लोकसभा चल रही है वो है 17वीं लोकसभा। ओम बिरला का संबंध है कोटा राजस्थान से, ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि संसद संविधान के 79वें अनुच्छेद में दी गई है, 80 अनुच्छेद में दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दी गई है 81वें अनुच्छेद में, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान समय पर लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर और इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, और लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल ने एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है। इस वर्ल्ड एटलस में 2015 से 2020 तक के पक्षियों के आंकड़े दिए गए हैं और लगभग पक्षियों की 361 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू या निर्मला सीतारमण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 26 जनवरी 2022 को 5 मध्य अफ्रीकी देश कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भारत के दौरे पर एज अ चीफ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण 27 जनवरी 2022 को पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आभासी रूप से। दैट मीन्स ये जो मीटिंग थी वो ऑनलाइन की गई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। ये मीटिंग मध्य एशियाई देशों की 30 साल के संबंधों के लिए की गई और इसका फोकस था अफगानिस्तान। आप ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं देवेंद्र झाझरिया, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या प्रमोद भगत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझरिया को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है और ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के 3 सर्वोच्च सम्मान, जिनके नाम है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को, जिसमें से एक हैं प्रभा अन्ने। इनका संबंध कला क्षेत्र से है और ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं।
इसके अलावा दूसरे हैं राधे श्याम खेलका, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से है और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत, इनका संबंध सिविल सर्विसेज से है। आप सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण शहीद हो गए हैं। इनका संबंध उत्तराखंड से है। तीसरे हैं कल्याण सिंह, ये लोक कल्याण से संबंधित हैं, यानी कि इनका क्षेत्र है लोक कल्याण और ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। इन चारों को दिया गया है पद्म विभूषण और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले एक साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए ये सारे अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स यानी कि लोक कल्याण क्षेत्र से संबंधित हैं और इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। राजीव महर्षि, इनको सिविल सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया, ये हैं दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सिल्वर अवार्ड जीता है और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। सुंदर पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं और इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा साइरस पूनावाला को पद्म भूषण दिया गया है और संजय राजाराम को पद्म भूषण दिया गया है। संजय राजाराम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। इसके अलावा पद्मश्री दिया गया है नीरज चोपड़ा को। आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में, इनको दिया गया है पद्मश्री। अवनी लेखरा, ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। इसके बाद प्रमोद भगत, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और इनको टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। वंदना कटारिया, ये हॉकी की एक खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं और हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी हैं। सोनू निगम, ये एक सिंगर हैं और इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली 2022 में ही नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण 2022 लेने से इनकार कर दिया? ऑप्शंस हैं दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम हैं जिन्होंने पद्म भूषण 2022 लेने से इनकार कर दिया और इन्होंने रीज़न बताया कि इनको बताया नहीं गया था कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए इन्हें पद्म विभूषण नहीं चाहिए। इसके अलावा आप याद रखेंगे संध्या चटर्जी, ये बिलोंग करती हैं कला क्षेत्र से, ये एक सिंगर हैं, इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया है और संध्या चटर्जी का संबंध भी पश्चिम बंगाल राज्य से है। इन्होंने पद्मश्री और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं पुष्प कुमार जोशी, मुकेश कुमार, वीके त्रिपाठी या अलका मित्तल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने मुकेश कुमार का स्थान लिया है। पुष्प कुमार जोशी 2022 से 2024 तक के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। एट प्रेजेंट भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है और सबसे लेटेस्ट महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस लिमिटेड। इसको 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन सी, वीके त्रिपाठी से आप याद रखेंगे, इन्हें 2021 में रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और अलका मित्तल ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 85, 86, 87 या 88। राइट आंसर है ऑप्शन ए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें 2022 में भारत की रैंक है 85। 2021 में इसकी रैंक थी 86। इसमें एक रैंक का सुधार हुआ है, ये 85 स्थान पर आई है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की एक संस्था है। इसमें फर्स्ट स्थान पर आया है डेनमार्क। दैट मीन्स डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। जिसका जितना नंबर अच्छा होगा वो उतना ही सेफ है भ्रष्टाचार में, और जिसका जितना अधिक नंबर होगा वो देश उतना ही भ्रष्ट है। पाकिस्तान का इसमें नंबर आया है 140। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स हैं बर्लिन में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन ग्रेफाइट की एक परत होती है, और ग्रेफाइट आप सभी को पता होगा कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। इसी ग्रेफाइट की एक परत होती है ग्राफीन, और ग्राफीन विश्व का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसी का एक नवाचार केंद्र खोला जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO या SCO। राइट आंसर है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की वृद्धि दर पर ओमिक्रॉन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, और इसने 2021 के लिए विश्व की वृद्धि दर 5.9% और 2022 के लिए वृद्धि दर 4.4 बताई है। इसके अलावा 2022 में इंडिया की दर 9% रहेगी, ये कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। सबसे पहले यहाँ पर AVGC का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है A फॉर एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर ग्राफिक्स एंड C फॉर कॉमिक्स। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, और इसको इनोवेट कर्नाटक पहल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में R नागास्वामी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है पुरातत्वविद, कथक, पर्यावरणविद या सामाजिक कार्यकर्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए R नागास्वामी एक पुरातत्वविद थे। इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से 2018 में सम्मानित किया गया था। इनका लगभग 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे रिसेंटली बिरजू महाराज का निधन हुआ है, जिनका संबंध था कथक से। सुंदरलाल बहुगुणा का भी रिसेंटली निधन हुआ है, और ये पर्यावरणविद थे। इनका संबंध उत्तराखंड में हुए चिपको आंदोलन से था। और सिंधु ताई सपकाल का भी हाल ही में निधन हुआ है। सिंधु ताई सपकाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथ बच्चों की माँ के नाम से भी जाना जाता था। मैंने करंट अफेयर में आपको ये पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी किट विकसित की गई है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारत बायोटेक, पतंजलि या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है।
इसके द्वारा ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी किट विकसित की गई है और इस किट का नाम है ओम। ओम की खासियत ये है कि ये 2 घंटे में इसका रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता रहा। इसका आयोजन भी लद्दाख में ही किया गया था और ये 9वें नंबर की राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप थी। इसका उपविजेता रहा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मेघालय, असम या त्रिपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल से मांग की है कि इसको टैग प्राप्त किया जाए यूनेस्को का। बेसिकली लिविंग रूट ब्रिज रबर के पौधों से बना होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लिविंग रूट ब्रिज। आपको याद रखना है कि विश्व धरोहर स्थल में भारत से 40 स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 2 रिसेंटली 2021 में ही शामिल किए गए थे। 39वां था रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है और 40वां विश्व धरोहर स्थल था धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा कालीन शहर है और आपको गुजरात राज्य में मिलेगा। इसके अलावा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, जिसके बाद भारत में अमूर्त विरासत स्थलों की संख्या हो चुकी है 14 और दुर्गा पूजा का संबंध कोलकाता से है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में श्रीनगर को शामिल किया गया है और क्रिएटिव सिटी की संख्या हो चुकी है भारत में 6। और रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था धृति बनर्जी को। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कोयला प्रस्थ, कोयला दर्पण, कोल दर्पण या कोयला ऐप। राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार के द्वारा कोयला दर्पण ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है एक ही स्थान पर कोयले के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराना, जैसे कोयले का उत्पादन कहाँ पर होगा, इसकी आवश्यकता कहाँ पर है, इसको खरीदना कहाँ से है और इसका आवंटन कहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें से एंथ्रेसाइट कोयला में लगभग 95% कार्बन पाया जाता है और ये कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। और जो दूसरे नंबर का कोयला है जिसका नाम है बिटुमिनस, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक कोयला है बिटुमिनस और कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है पीट कोयला में और इसको सबसे रद्दी कोयला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी या 26 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, तभी से इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पहली बार मनाया गया था 1948 में। साथ में आप इसको भी याद रखेंगे। 23 जनवरी को 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं कुंजंगल, जल्लीकट्टू, असुरन या निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए
कुंजंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगाया है और ये लगभग 100 वर्ष पुराना एक नाटक था। ये एक तेलुगु नाटक है और इसके लेखक थे नारायण राव। रिसेंटली इसके संवाद और चित्रों पर आपत्ति जताई गई है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के पीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश या श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत और मॉरिशस के बीच सामूहिक आवास इकाई परियोजना चलाई जा रही है और विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में ही स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा TOI 2180B क्या है? ऑप्शंस हैं उपग्रह, गैसीय ग्रह, मिसाइल या बैक्टीरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, TOI 2180B एक गैसीय उपग्रह है और ये लगभग बृहस्पति ग्रह के समान है और पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। TOI 2180B को नासा के द्वारा खोजा गया है। आप याद रखेंगे कि नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके वर्तमान में प्रशासक हैं विल नेल्सन, जो कि नासा के 14वें नंबर के प्रशासक हैं और इसकी उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय। ये नासा की 15वीं उप प्रशासक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं SBI, RBI, वर्ल्ड बैंक या सिंगापुर बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, RBI के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है और इसका आधार वर्ष रखा गया है 2018। पहली बार डिजिटल भुगतान सूचकांक 2021 में जारी किया गया था और 2022 में इसको दूसरी बार जारी किया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को भी RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे कम समय तक रहने वाले RBI के गवर्नर रहे हैं अमिताभ घोष और सबसे अधिक समय तक रहने वाले RBI के गवर्नर हैं बेनेगल रामा राव और RBI के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में RBI से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं? ऑप्शंस हैं भूटान, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक, वो भी आपको याद रखना है। और रिसेंटली बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है तशरुबा आनन शिशिर, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं दिलीप संघानी, बलविंदर सिंह, BK त्रिपाठी या अलका मित्तल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को भारतीय किसान सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसको कहा जाता है इफ्को। दिलीप संघानी
इफ़को के 17वें चेयरमैन बने हैं। इन्होंने बलविंदर सिंह का स्थान लिया है। इफ़को के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। और इसके अलावा आपको याद रखने हैं कि इफ़को के द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया बनाया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इफ़को यानी कि भारतीय किसान सहकारी लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ब्राज़ील या रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। 2022 में ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सभी की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की जाएगी। 2021 में ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स थी उनकी अध्यक्षता हमारे भारत के द्वारा की गई थी। शेरपा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, तो पांचों देशों से एक एक सदस्य जाएगा प्रतिनिधि के रूप में और उसी को बोला जाएगा शेरपा। ठीक है। ब्रिक्स बेसिकली 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसके बाद ब्रिक्स की पहली बैठक हुई 2009 में रूस के याकेटेरिनबर्ग नामक स्थान पर। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। इसकी दूसरी बैठक में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। और ब्रिक्स की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की गई 2014 में और न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब 9 देश हो चुके हैं। रिसेंटली मिस्र इसका 9वां सदस्य देश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, इजराइल या जापान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल के द्वारा एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को उसके पहले ही भांप लेगी और वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही उस खतरे को समाप्त कर देगी। एरो 3 का निर्माण USA के साथ मिलकर इजराइल के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इशाक हर्जोग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉबकर को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज योर 1 सब्सक्रिप्शन इज़ 1 हेल्प फॉर अस। थैंक यू।